चलिए, राजस्थान में खनिज संसाधन अपना अगला टॉपिक रहेगा। पहले तो अपने देख लेते हैं कि खनिज संसाधन में हमें क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में बात करते हैं अपने। देखो, सबसे पहले राजस्थान में खनिजों का एक ओवरव्यू अपने देखते हैं, दृष्टिकोण देखते हैं। फिर अपने इसमें बात करेंगे कि राजस्थान में खनिज जो हैं उनसे संबंधित चट्टानें जो हैं वो कौन कौन से प्रकार की, यानी कि जो खनिज निकाले जाते हैं वो किस प्रकार की चट्टानों से निकाले जाते हैं। फिर अपने देखेंगे कि राजस्थान में खनिजों का जो वर्गीकरण है वो किस प्रकार का है, कौन से टाइप के खनिज राजस्थान में मिलते हैं, उनकी बात करेंगे। फोर्थ नंबर पे अपने ये बात देखेंगे कि राजस्थान कौन से खनिजों के उत्पादन में भारत में अपना फर्स्ट रैंक रखता है, प्रथम स्थान रखता है। तो ये अपने स्टार्टिंग का एक खनिजों से संबंधित ओवरव्यू रहेगा। ठीक, अब सबसे पहले अपने बात करें कि राजस्थान में खनिजों से संबंधित दृष्टिकोण कैसा है। तो देखो, सबसे पहले खनिजों की अगर हम बात करेंगे तो वो है खनिजों में पाई जाने वाली विविधता, यानी कि राजस्थान से कितने प्रकार के अलग अलग प्रकार के खनिज उत्पादित होते हैं। फिर अपने देखेंगे कि राजस्थान में खनिजों का भंडारण जो है वो किस प्रकार का है। फिर हम इसमें देखेंगे कि राजस्थान में खनिजों का उत्पादन किस प्रकार का होता है। और उसके बाद हम देखेंगे कि राजस्थान में खनिज उत्पादन की दृष्टि से जो हमें इनकम प्राप्त होती है उसकी दृष्टि से राजस्थान की रैंक कौन सी है। और खनिज जहां से निकाले जाते हैं खान से, तो खान की संख्या जो है उसकी दृष्टि से राजस्थान की रैंक क्या है। ये सारी बातें अपने मिनरल के ओवरव्यू में पढ़ने वाले। अब सबसे पहले अगर अपने बात करें राजस्थान में खनिज विविधता की, तो देखो राजस्थान जो है वो भारत में खनिज विविधता की दृष्टि से प्रथम रैंक रखता है, यानी कि इतने प्रकार के खनिज भारत में और किसी भी स्टेट में नहीं मिलते जितने का मिलते हैं राजस्थान में मिलते। तो हमारा जो इकोनॉमिक डाटा है वो ये कहता है कि राजस्थान के अंदर कुल मिला के 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कितने टाइप के? 81 प्रकार के, 81 टाइप के खनिज मिलते हैं हमें। इसीलिए राजस्थान को खनिज विविधता की दृष्टि से अजायब घर की संज्ञा दी जाती है। खनिजों के मामले में खनिजों का म्यूजियम कह दो या खनिजों का अजायब घर कह दो, किसको माना जाता है? राजस्थान को माना जाता है। तो यह संज्ञा इसको क्यों दी जाती है? क्योंकि राजस्थान में जितने प्रकार के खनिज मिलते हैं उतने भारत के और किसी भी स्टेट में नहीं मिलते। अब अपने बात करें राजस्थान खनिज स्टोरेज की दृष्टि से, तो स्टोरेज की दृष्टि से राजस्थान जो है वो ओवरऑल इंडिया में सेकंड पोजीशन पे। झारखंड हमारा पहला राज्य है भारत का जिसके अंदर खनिजों के भंडारण सबसे ज्यादा मिलते हैं। झारखंड के बाद अगर दूसरा कोई स्टेट है तो वो कौन सा है? राजस्थान। तो राजस्थान के अंदर खनिज भंडारों की दृष्टि से, स्टोरेज की दृष्टि से हमारी जो रैंक है वो भारत में कौन सी है? दूसरी रैंक। इसके बाद में अगर खनिज उत्पादन की हम बात करें तो खनिज उत्पादन की दृष्टि से भी राजस्थान की रैंक सेकंड है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा खनिज का जो उत्पादन करता है वो झारखंड ही करता है। तो वहां झारखंड के बाद में सेकंड पोजीशन जो है उत्पादन की दृष्टि से वो भी किसकी है? राजस्थान की। और ओवरऑल परसेंटेज की अगर अपने बात करें तो भारत में उत्पादित होने वाले कुल खनिज का 22% पार्ट जो है वो कौन उत्पादित करता है? राजस्थान उत्पादित। 22% भाग जो है वो अकेले एक ही स्टेट से उत्पादित होता है, राजस्थान से। तो प्रोडक्शन की दृष्टि से या उत्पादन की दृष्टि से हमारी जो रैंकिंग है वो क्या है? सेकंड है। इसके बाद में खनिजों से प्राप्त होने वाली जो इनकम है उसकी दृष्टि से राजस्थान की वर्तमान जो पोजीशन इसी इकोनॉमिक डाटा में जो आई है वो है तीसरी, यानी कि खनिजों से प्राप्त होने वाली जो आय है हमारी उसकी दृष्टि से राजस्थान इंडिया में कौन सी पोजीशन रखता है? तीसरी पोजीशन रखता है। तो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं राजस्थान के खनिजों में जिनके आगे हम बात करेंगे, जैसे जिप्सम है, मान लो संगमरमर है, मार्बल जिसको हम बोलते हैं, ग्रेनाइट है जैसे, ठीक है। ये वो खनिज हैं जो अकेले राजस्थान में उत्पादित होते हैं सबसे ज्यादा। तो कोई खनिज अगर अकेले एक हमारे राजस्थान में उत्पादित हो रहा है तो इसका मतलब हम उसका मूल्य अच्छा ले सकते हैं। पूरे भारत में बिकते हैं, अंतरराष्ट्रीय डिमांड रहती है इनकी, इस वजह से हमारे यहाँ उत्पादित होने वाले खनिजों में आय जो है, इनकम जो है वो हमारी क्या है? अच्छी। तो हमारे इनकम की दृष्टि से पोजीशन जो है वो कौन सी है? तीसरी, ठीक है। थर्ड पोजीशन पे आते हैं। अब माइंस की संख्या देखें जहां से खनिज निकलते हैं, तो इस दृष्टि से राजस्थान की रैंकिंग थोड़ी पीछे, ठीक है। खनिज खानों की संख्या की दृष्टि से हमारा जो स्थान है वो कौन सा रहता है? 8वां स्थान रहता है। तो मोस्टली कई बार इनमें से सीधा सा प्रश्न आ जाता है कि विविधता की दृष्टि से, भंडारण की दृष्टि से, तो आप याद रखिए फर्स्ट रैंक हमारी केवल विविधता में है,
सेकंड रैंक हमारी भंडारण और उत्पादन दोनों में है। थर्ड रैंक हमारी किस में है? आय या इनकम की दृष्टि से है, और खानों की संख्या की दृष्टि से हमारी पोजीशन कौन सी है? 8वीं पोजीशन। ठीक है, तो ये तो हमारा एक ओवरव्यू है। अब अपने बात करते हैं राजस्थान में खनिज का भंडारण और खनिज के उत्पादन के बारे में, क्योंकि विविधता तो हमने देख ली है। टोटल कितने प्रकार के खनिज हमारे? 81 टाइप के खनिज है। कहने का मतलब जो भंडारण हमारे यहाँ मिलता है वो कितने प्रकार के खनिजों का मिलता है? 81 प्रकार के खनिजों का मिलता है। अब अगर अपने बात करें कि राजस्थान में उत्पादित होने वाले जो खनिज हैं, इनके उत्पादन की अगर अपने बात करें तो ओवरऑल अगर अपने बात करें तो राजस्थान का जितना खनिज का उत्पादन होता है उसको अगर अपने 100% माने तो राजस्थान से उत्पादित होने वाले खनिज जो हैं उनमें मुख्य खनिज और गौण खनिज, ये दो प्रकार के खनिज होते हैं। खनिजों की दो श्रेणियां होती है हमारे पास, एक मुख्य खनिज के रूप में होती है, दूसरी क्या होती है? गौण खनिज के रूप में। मुख्य खनिज मोस्टली वो होते हैं जो धात्विक खनिज होते हैं, यानी कि जिनमें धातु का अंश पाया जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो इनकम देता है हमें वो कौन देता है? धात्विक खनिज देता है। लेकिन राजस्थान में धात्विक खनिज की मात्रा बहुत कम मिलती, तो राजस्थान में ओवरऑल उत्पादित होने वाले जितने भी खनिज हैं उनका केवल 15% भाग जो है वो धात्विक खनिजों की दृष्टि से उत्पादित होता है। अभी हम देखेंगे राजस्थान में कौन कौन से धात्विक खनिज निकाले जाते हैं। तो धात्विक खनिज जो है वो टोटल उत्पादन का कितना परसेंट है? 15% है। इसके बाद में ऐसे खनिज जिनमें धातु का अंश नहीं पाया जाता उनको हम बोलते हैं अधात्विक खनिज। तो राजस्थान में कुल जो खनिज उत्पादित होते हैं उनका 25% हिस्सा जो वो किसका होता है? अधात्विक खनिजों का। कुल मिला के अगर अपने कहें कि राजस्थान के प्रोडक्शन में मुख्य खनिजों का योगदान केवल कितना है? 40%, 40%। गौण खनिज जो है हमारे ये राजस्थान में ज्यादा मिलते हैं और टोटल उत्पादन का कितना परसेंट भाग बनाते हैं? 60% भाग बनाते। तो उत्पादन की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादन जो है हमारे किसका होता है? गौण खनिजों का होता है, जबकि धात्विक खनिजों वाला उत्पादन हमारा केवल कितना है? 15% है, और अधात्विक की दृष्टि से बात करें तो 25% है, 25%। तो ये राजस्थान के अंदर खनिजों का क्या है? उत्पादन है, दो कैटेगरी में, एक मुख्य खनिज के रूप में और दूसरा कौन सा होता है? गौण खनिज के रूप में। बस इनका नाम जो लिखा है मुख्य और गौण, इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि खनिज जो होते हैं उनसे संबंधित लाइसेंस जारी किए जाते हैं और उनसे संबंधित रॉयल्टी मिलती है राज्य को। रॉयल्टी का मतलब समझिए आप, खनिज से इनकम मिलती है। तो कुछ तो इनकम जो होती है वो ऐसे खनिजों की होती है जिनकी रॉयल्टी केंद्र सरकार डिसाइड करती है। जैसे मान लो राजस्थान से तांबे का उत्पादन होता है, तो एक क्विंटल के पीछे या एक भंडारण के पीछे कितनी इनकम होगी सरकार को, तो वो डिसाइड करती है कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जिन खनिजों की रॉयल्टी निश्चित की जाती है उनको तो हम बोल देते हैं मुख्य खनिज के नाम से, और जिनकी स्टेट गवर्नमेंट खुद ही तय करती है रॉयल्टी, उन खनिजों को हम क्या बोल देते हैं? गौण खनिज के संज्ञा। तो राजस्थान में उत्पादित होने वाले खनिज दो प्रकार के हमने देखे, मुख्य खनिज के रूप में और दूसरे कौन से? गौण खनिज के रूप में। ये अक्सर पूछ लिया जाता है, धात्विक खनिज और अधात्विक खनिजों की श्रेणी, कि कितना परसेंट हिस्सा धात्विक का होता है, कितना परसेंट हिस्सा अधात्विक का होता है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं अपने राजस्थान के अंदर। देखिए आप स्टार्ट से हमने यहीं से शुरू किया था, ये वाला पॉइंट खनिज दृष्टिकोण का। तो भंडारण की दृष्टि से बात कर ली, उत्पादन की दृष्टि से बात कर ली, इनकम मैंने आपको बता दी है कि टोटल इनकम की दृष्टि से कितना परसेंट? तीसरा स्थान है अपने। और भारत की इनकम की बात करें अगर अपने, तो भारत के टोटल खनिज मूल्य का 14% हिस्सा राजस्थान लेता है। जैसे खनिज उत्पादन तो कितना परसेंट करता है? 22%, जबकि इंडिया की टोटल जो खनिज इनकम है उस खनिज इनकम में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी है? 14%, 14%। ठीक है, 14% मूल्य जो है भारत का वो अकेला कौन प्राप्त करता है? राजस्थान प्राप्त करता है। ठीक है, चलिए अब अपने बात करते हैं आगे। खनिज जो चट्टाने अपने यहां मिलती है राजस्थान के अंदर, जहां से खनिज निकाले जाते हैं, वो कौन कौन से टाइप की? देखो आप चट्टानों की दृष्टि से अगर अपने बात करें तो चट्टाने मोस्टली हमारे पास 3 प्रकार की रहती है। ठीक है, सबसे पहले अपने बात करें राजस्थान का ये जो मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी ये अरावली की पर्वतमाला है हमारी, और अरावली की पर्वतमाला के पश्चिम वाली साइड में ये पूरा का पूरा क्या है? मरुस्थलीय भाग फैला हुआ। अब इस मरुस्थलीय भाग का निर्माण जो है वो हमें पता है टेथिस सागर से हुआ है। किस सागर से हुआ है? टेथिस सागर से। अब इस टेथिस सागर वाले हिस्से में पुराने समय में बहुत सारी टाइप की वनस्पति भी मिलती होगी और बहुत सारे प्रकार के जीव जंतु भी रहते होंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके जब टेथिस सागर सूख गया और ये वनस्पति और जीव जंतु धरातल के नीचे दब गए,
तो ऊपर मरुस्थल की रेत आती गई इनके और ये नीचे दबते चले गए। तो इनकी वजह से बाद में बहुत लंबे टाइम के बाद में जो चट्टानें बनी, उन चट्टानों को हम क्या बोलते हैं? अवसादी चट्टानें बोलते हैं। कैसी चट्टानें? अवसादी चट्टानें। तो पश्चिमी मरुस्थल वाली साइड में जितनी भी चट्टानें मिलती है वो हमें किस टाइप की दिखाई देती है? अवसादी चट्टानों। और अवसादी चट्टानों से मोस्टली जो खनिज हमें प्राप्त होते हैं, अगर वनस्पति की मैं बात करूं तो वनस्पति से मोस्टली बनता है कोयला। क्या बनता है? कोयला। तो एक तो कोयले के भंडारण हमें इस पश्चिमी रेगिस्तान वाले इलाके में खूब मिलेंगे, और दूसरा जीव जंतुओं से अगर अपने और बात करें तो पेट्रोलियम के भंडारण प्लस हमारे पास प्राकृतिक गैस, इनके भंडारण यहां पश्चिमी राजस्थान वाली साइड में हमें खूब मिलेंगे। इसके अलावा अगर अपने बात करें तो एक और प्रकार की चट्टानें यहां हमें दिखाई देती है जिनको हम चूना पत्थर की चट्टानें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर, जिसको इंग्लिश में अपने लाइम स्टोन बोल देते, लाइम स्टोन। तो ये जो चूना पत्थर वाली चट्टानें, ये भी वनस्पति और जीव जंतुओं के धरातल के नीचे दबने की वजह से बनी। तो कहने का मतलब राजस्थान में चट्टानों के प्रकारों में अगर अपने बात करें तो फर्स्ट टाइप की चट्टानें जो है वो अवसादी प्रकार की, जो हमें मोस्टली कहां मिलती है? अरावली के पश्चिम वाली साइड में मिलती है। अब अगर अपने बात करें अरावली की खुद की, अरावली वाले भाग की बात करें, यहां किस प्रकार की चट्टानें मिलती? तो अरावली जो है वो मूलतः मैंने बताया था आपको प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। अरावली किसका भाग है? भारत के प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। और ये जो प्रायद्वीपीय पठार है इसका निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से हुआ था। इसका मतलब जो हमारी अरावली जो बनी है, इसके बनने के पीछे भी कौन सी क्रिया काम की? ज्वालामुखी क्रिया। और ज्वालामुखी से निकलने वाला जो लावा होता है, इस लावा के इकट्ठा होने की वजह से जो चट्टानें बनती है उनको हम क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टानें बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आग्नेय चट्टानें। तो ये जो अरावली वाला हिस्सा है हमारा, जितना भी इस अरावली वाले हिस्से के अंदर जो चट्टानें मिलती है वो कैसी है? आग्नेय प्रकार की चट्टानें। अब आग्नेय प्रकार की चट्टानें जिन खनिजों के लिए ज्यादा फेमस होती है वो होते हैं धात्विक खनिज। आग्नेय प्रकार की चट्टानों में जो खनिज पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं? मोस्टली धात्विक खनिज होते हैं। तो भारत में अगर अपने बात करें तो आय की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट चट्टानें होती है आग्नेय प्रकार की। क्यों? क्योंकि इसमें किसका अंश पाया जाता है? धातुओं का अंश ज्यादा मिलता है। तो जो चट्टानें धातु वाली होती है उनसे इनकम या आय हमें क्या प्राप्त होती है? ज्यादा प्राप्त होती है। अब राजस्थान में केवल यही हिस्सा है जो सिर्फ धात्विक चट्टानों वाला है। अब अगर इंडिया की दृष्टि से बात करें अपने, तो सबसे ज्यादा धात्विक खनिजों का उत्पादन करता है कर्नाटक राज्य। कौन सा राज्य? कर्नाटक। और कर्नाटक का एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम है धारवाड़ के नाम से। कर्नाटक का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट। तो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट धात्विक खनिजों के उत्पादन के लिए पूरे इंडिया में फर्स्ट रहता है। इसकी वजह से राजस्थान में ये जो अरावली वाली श्रृंखला है, यहां हमें जो धात्विक चट्टानें मिलती है या जो आग्नेय चट्टानें मिलती है, उनको हम एक कॉमन नाम देते हैं धारवाड़ क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो अरावली वाले क्षेत्र से आग्नेय प्रकार की चट्टानें मिलती है जिनमें धात्विक खनिज पाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे कौन से धात्विक खनिज मिलते हैं, लेकिन इन चट्टानों को हम किस क्रम की चट्टानें बोल देते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो राजस्थान में खनिज उत्पादन की जो पेटियां हैं या बेल्ट है, उनमें पहला बेल्ट तो हमने पढ़ा कौन सा? अवसादी चट्टानों के रूप में। और दूसरा जो बेल्ट हम पढ़ रहे हैं वो आग्नेय चट्टानों वाला है, जिनको हम क्या बोलते हैं? धारवाड़ क्रम की चट्टान। तो यहां से तो हमें ज्यादातर जो प्राप्त होते हैं वो अवसादी में कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस ये मिलते हैं। और अरावली से हमें ज्यादातर प्राप्त होते हैं क्या? धात्विक खनिज। अब इसके बाद में अरावली के साथ फैला हुआ जो क्षेत्र है हमारा, ये वाला, ये मैदानी क्षेत्र है पूरा, ये वाला पूरा एरिया। तो मैदानी क्षेत्र में यहां खनिजों की मात्रा हमें न के बराबर मिलती है। क्यों? ये नदियों के द्वारा बनाए गए मैदान हैं, तो इनमें खनिज होने की संभावना जो है वो बहुत ही क्या है? कम है। तो राजस्थान का वो क्षेत्र जो खनिज उत्पादन की दृष्टि से सबसे पिछड़ा हुआ, वो हमारा पूर्वी मैदान है। कौन सा है? पूर्वी मैदान। अरावली के पूर्व में मिलने वाला जो पूरा मैदानी क्षेत्र है उसको हम क्या बोलते हैं? पूर्वी मैदान। तो पूर्वी मैदान सबसे कम खनिज वाला क्षेत्र है, न के बराबर खनिज है। तो इसके बाद जो हमारा एरिया बचता है एक, वो बचता है ये वाला एरिया, जिसको अपने हाड़ौती का पठारी प्रदेश और इसके साथ साथ फैली हुई पहाड़ियां, इस क्षेत्र को अपने। तो ये जो क्षेत्र है यहां पर जो चट्टानें मिलती हैं उनको हम बोलते हैं विंध्यन क्रम की चट्टानें। कौन सी चट्टानें? विंध्यन क्रम की चट्टान। क्यों? क्योंकि यहां से हमने बात की थी एक पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश के अंदर फैली हुई है जिसका नाम विंध्याचल पर्वतमाला।
तो विंध्याचल पर्वतमाला का जो हिस्सा राजस्थान में हाड़ौती वाले क्षेत्र में मिलता है उसकी चट्टानों को हम क्या बोल देते हैं, विंध्यन क्रम की चट्टानें बोल। तो विंध्यन क्रम वाली चट्टानों से मोस्टली हमें जो खनिज प्राप्त होता है वो पत्थर प्राप्त होता है, क्योंकि पर्वतमाला है ये, ठीक है। तो यहां से धात्विक खनिज नहीं निकाले जाते, यहां से मोस्टली जो खनिज निकलते हैं वो कौन से, पत्थर वाले खनिज है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा पत्थर जो यहां से निकाला जाता है वो सैंडस्टोन। कौन सा पत्थर है, सैंडस्टोन। हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर। तो बलुआ पत्थर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। तो आगे अपने राजस्थान में पत्थर पड़ेंगे, उनमें देखेंगे अपने कि जैसे कोटा से उत्पादित होने वाले को कोटा स्टोन बोल देते हैं, अपने धौलपुर से उत्पादित होने वाला है उसको धौलपुर स्टोन बोल देते हैं। ऐसे करौली वाले क्षेत्र से रेड स्टोन प्राप्त होता है, तो ये लाल पत्थर। तो कहने का मतलब ये अलग अलग हिस्से में अलग अलग कलर के पत्थर हमें प्राप्त होते। तो ये वाली जो चट्टानें विंध्यन क्रम वाली, ये धात्विक क्या है, धात्विक श्रेणी की चट्टानें नहीं है, बल्कि ये कैसी है, पत्थर के प्राप्ति यहां से मुख्य रूप से हमें होती है। तो राजस्थान में 3 प्रकार की चट्टानों के समूह पाए जाते हैं, अवसादी प्रकार के, आग्नेय प्रकार के, और तीसरे प्रकार की चट्टानें यहाँ कौन सी है, विंध्यन प्रकार की चट्टानें। तो अवसादी वालों से मोस्टली हमें जो ईंधन खनिज प्राप्त होते हैं, इन खनिजों को सम्मिलित नाम हमें एक दें तो क्या, ईंधन खनिज। अरावली से जो हमें मिलते हैं वो कैसे हैं, आग्नेय खनिज है, आग्नेय के अंदर धात्विक खनिज। और यहां से जो हमें प्राप्त होते हैं वो कैसे, पत्थर जनित या पत्थर वाले खनिज है, स्टोन इंडस्ट्री वाले खनिज है, ठीक। तो ये अपने पास राजस्थान में खनिजों का चट्टानी वर्गीकरण हमारे पास हुआ। चलिए अब अपने नेक्स्ट एक टॉपिक पे और बात करते हैं कि राजस्थान का उत्पादन की दृष्टि से भारत में रैंकिंग कैसी है, कौन से ऐसे खनिज है जिनके उत्पादन में भारत में राजस्थान अव्वल नंबर पे। तो देखो ये जो रैंकिंग है हमारी, इसको अपने 3 पार्ट में पढ़ सकते हैं। एक तो ऐसे खनिज जिनके उत्पादन में राजस्थान 100% अपना स्थान रखता है, कहने का मतलब ये वो खनिज हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार है, भारत के और किसी भी स्टेट से इनका उत्पादन नहीं होता, केवल और केवल इनका उत्पादन कहां से होता है, राजस्थान से। यानी कि 100% उत्पादन जो है वो कौन करेगा, इनका राजस्थान करेगा। दूसरे वो खनिज पड़ेंगे जिनका लगभग उत्पादन राजस्थान से होता है, लगभग, जैसे 99% उत्पादन राजस्थान कर रहे हैं। तो 100% तो नहीं है, कहने का मतलब एकाधिकार तो नहीं है, लेकिन लगभग एकाधिकार है उनका। और इसके बाद में वो सीरीज भी हम पढ़ेंगे जिनके उत्पादन में राजस्थान की रैंकिंग क्या है, फर्स्ट, जो हो सकता है 75%, 70%, 60%, पूरे भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले। तो यहां से प्रश्न जरूर पेपर में पूछता है, 4 ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन देके पूछेगा कि किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार, किसके उत्पादन में राजस्थान का लगभग एकाधिकार है, किसके उत्पादन में राजस्थान की रैंक फर्स्ट है। तो ये दोनों पढ़ेंगे तो ये फर्स्ट रैंक वाले तो है ही हैं, क्यों, क्योंकि 100% और 99% है। लेकिन इनके अलावा भी काफी सारे खनिज ऐसे हैं जिनमें राजस्थान की रैंक क्या है, फर्स्ट। तो अब पहले अपने वो देखते हैं कि 100% उत्पादन वाले हमारे खनिज कौन से हैं। तो देखो इन खनिजों के अंदर 2 खनिज तो एक साथ हमें मिलते हैं, सीसा और जस्ता, सीसा और जस्ता। सीसे और जस्ते का 100% उत्पादन जो है वो कौन करता है, राजस्थान करता है, इनके उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार। इसके बाद में अगर एक हम बात करें सेलनाइट, सेलनाइट नाम का एक खनिज है। सेलनाइट जो होता है ये जिप्सम की एक विशेष किस्म होती है, ठीक है। उच्च श्रेणी का जो जिप्सम होता है उसका एक खनिज है या उसका एक एस्क है जिसको क्या बोलते हैं, सेलनाइट बोलते हैं। तो सेलनाइट के उत्पादन में राजस्थान का स्थान पहला। उसके बाद में एक खनिज निकलता है राजस्थान से वोल्स्टेनोइट के नाम से, वोल्स्टेनोइट। तो आप ऐसे याद रख लेना कि ये 2 नाइट हैं, 2 क्या हैं, नाइट हैं। सेलनाइट है और दूसरी कौन सी है, वोल्स्टेनाइट है। इनके उत्पादन में हमारी पोजीशन क्या है, हाँ एकाधिकार है, राजस्थान 100% उत्पादन करता है। इसके बाद में 4th नंबर पे एक खनिज आता है जिसका नाम है तांबड़ा, तांबड़ा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं गार्नेट, क्या बोलते हैं, गार्नेट। तो ये नेट, ये नाइट। और 5वां अगर एक खनिज और हम इसमें देखें तो जास्पर, एक खनिज और है, कौन सा, जास्पर। तो 5 खनिज ऐसे हैं जिनके उत्पादन में हमारी मोनोपोली है। मोनोपोली होने का मतलब एकाधिकार, 100% उत्पादन पूरे देश में इनका केवल और केवल कहां से होता है, राजस्थान से होता है। एक बार आप इनको रिवाइज कीजिए, पहला कौन सा, सीसा जस्ता, दूसरा सेलनाइट, उसके बाद में वोल्स्टेनोइट, गार्नेट या तांबड़ा, और इसके बाद में जास्पर। तो अब सीधा सीधा जो क्वेश्चन बन के आता है वो ये याद है कि किस एक के उत्पादन में राजस्थान का एकाधिकार, और उसमें इनमें से कोई एक खनिज डालता है, वो ऐसा खनिज डालता है जैसे वोल्स्टेनोइट लिख दिया,
ठीक है, ऐसे बहुत सारे ऐसे खनिज आएंगे जिनके नाम के पीछे नाइट शब्द जुड़ा हुआ होगा, आगे पढ़ेंगे अपने, तो उनमें पहचान करनी थोड़ी मुश्किल हो जाती है अपने लिए। तो ये दो नाइट है, सेलेनाइट और दूसरी कौन सी है, वोल्स्टेनॉइड, और फिर एक नेट है गार्नेट, और एक क्या है हमारे पास, जास्पर। इनके उत्पादन में राजस्थान की रैंक फर्स्ट तो है ही है, लेकिन इनके उत्पादन में राजस्थान का क्या है, एकाधिकार। इसके बाद में देखो लगभग 99% वाले खनिज कौन से हमारे, तो इसमें एक खनिज तो सीसा जस्ता के साथ ही मिलता है, जिसको हम चांदी कहते हैं। क्या कहते हैं, चांदी। चांदी के उत्पादन में हमारी जो रैंकिंग है वो लगभग 100% वाली है, पूरी नहीं है। 99% उत्पादन जो है उसका वो कौन करती है, राजस्थान करता है। इसके बाद में दूसरी जो इसमें एक खनिज आता है उसको बोलते हैं जिप्सम। जिप्सम के उत्पादन में भी राजस्थान का 99% उत्पादन है, 100% तो नहीं, लेकिन 99% उत्पादन जो है वो कौन करता है, राजस्थान करता है। ठीक है, तो ये चांदी और जिप्सम, ये आप विशेष इसमें ध्यान रखिए, जो 99% वालों में। इसके अलावा जो खनिज बच गए हमारे पास, जिनके उत्पादन में राजस्थान की रैंकिंग क्या है, फर्स्ट है, मतलब वो हो सकता है कि 60% हो सकता है 40% हो, लेकिन भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं। तो इसमें कौन से खनिज आते हैं, तो देखो इसमें एक तो खनिज आता है एस्बेस्टोस। कौन सा, एस्बेस्टोस के नाम, सबका वर्णन आएगा इसमें आगे अपने। ठीक, इसके बाद में देखिए आप, एस्बेस्टोस के बाद में एक खनिज आता है जिसका नाम है केओलिन, केओलिन के नाम से। ठीक है, और देखिए आप संगमरमर, जिसको हम मार्बल बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक खनिज है जैसे टंगस्टन। टंगस्टन के उत्पादन में भी राजस्थान की रैंकिंग क्या, पूरे भारत में प्रथम। तो ये मुख्य खनिज है जो राजस्थान का पहली रैंक रखता है, राजस्थान जिले में। 100% तो नहीं है ये, लेकिन बड़े उत्पादक हैं राजस्थानी के मामले, एस्बेस्टोस के मामले में, केओलिन, संगमरमर और टंगस्टन के उत्पादन। और यहां जो है हमारा वो क्या है, लगभग कितना परसेंट, 100%, सॉरी 99%। और यहां इन 5 खनिजों के उत्पादन में राजस्थान क्या रखता है, एकाधिकार रखता है, 100%। तो ये राजस्थान की खनिज उत्पादन में, कुछ एक खनिजों के उत्पादन में क्या है, रैंकिंग है। ठीक, चलिए अब अपने एक बात करते हैं, इसमें खनिजों का वर्गीकरण कैसे करते हैं। यहां से भी प्रश्न नॉर्मली पूछ लेता है आपसे। तो वर्गीकरण की दृष्टि से खनिजों को हम 2 भागों में बांटते हैं। एक को तो हम बोलते हैं धात्विक खनिज, और दूसरे जो खनिज होते हैं उनको हम बोलते हैं अधात्विक खनिज। तो जिन खनिजों के अंदर धातु का अंश पाया जाता है उनको तो हम क्या बोल देते हैं, धात्विक खनिज। जिनमें धातु का अंश नहीं मिलता उनको हम क्या बोल देते हैं, अधात्विक खनिज। अब धातु में भी मुख्य धातु जो है वो हमारी लोहा होती है। तो जिनमें लोह धातु का अंश मिलता है उनको तो हम बोल देते हैं लोह धात्विक खनिज। क्या बोल देते हैं, लोह धात्विक खनिज। और जिनमें धातु का या लोहे का अंश नहीं पाया जाता उनको हम बोलते हैं अलोह धात्विक। उनको क्या बोलते हैं, अलोह धात्विक। तो धात्विक जो खनिज होते हैं उनके भी आगे 2 कैटेगरी है हमारे पास, एक लोह धात्विक के रूप में और दूसरी कौन सी है, अलोह धात्विक के रूप। तो इनमें उदाहरण भी अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, कि इनके एग्जाम्पल पूछ लेता है कि कौन सा एक अलोह धातु का उदाहरण है। ठीक है, तो यहां लोह धात्विक खनिजों के अंदर अगर अपने बात करें तो कौन कौन सी आएगी, देखो आप यहां पे सबसे पहले तो लोहा खुद ही आ जाएगा इसमें। इसके बाद में देखो दूसरी धातु एक मैग्नीज। ठीक है, इसके बाद में एक धातु होती है जिसको निकिल धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निकिल। इसके बाद में क्रोमियम, क्रोमियम। ठीक है, ये सीरीज में ही होती है धातु, लोहा, मैग्नीज, निकल, क्रोमियम। ठीक है, इसके बाद में टंगस्टन। इसके बाद में एक टाइटेनियम, टाइटेनियम। ठीक है, तो ये कुछ एक धातुएं होती है जिनके अंदर लोहे का अंश पाया जाता है। तो इन सबको तो अपने क्या बोल देते हैं, लोह धात्विक। अब जिनमें लोहे का अंश नहीं पाया जाता वो सारी महंगी धातुएं होती है, क्योंकि सबसे सस्ता क्या होता है, लोहा ही होता है धातुओं में। तो जिनमें लोहे का अंश नहीं मिलेगा वो सारी महंगी धातु। और महंगी धातुएं मोस्टली जो हमारे हैं वो ज्वेलरी में काम आती है, जैसे प्लेटिनम, प्लेटिनम, गोल्ड हो गया जैसे सोना, चांदी, तांबा। ठीक है, इसके अलावा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम। ठीक है, मैग्नीशियम जैसे, मैग्नीशियम। ठीक है, बेरिलियम,
तो ये वो धातुएं होती है जिनके अंदर धातु का अंश लोहे का अंश नहीं पाया जाता। तो ये मोस्टली वही धातुएं जो सारी महंगी धातुओं की श्रेणी में, जैसे प्लेटिनम है, सोना है, चांदी है, तांबा, इन सब से क्या बनती है, ज्वेलरी बनती है। तो इन धातुओं के अंदर लोहे का अंश अपने को नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये धातुओं की कौन सी श्रेणी में आती है, एलो धातु। और लो धात्विक वालों में ये 6 धातुएं हमारी, ठीक है। लोहा है, मैग्नीज है, निकिल है, क्रोमियम है, टंगस्टन है और टाइटेनियम। इसके अलावा जो बच गए हमारे पास वो सारी अधात्विक में ही आएगी। तो अधात्विक में मोस्टली जो धातुएं आएंगी उनमें एक तो हम कह सकते हैं कि क्ले जो धातुएं होती है, क्ले एक मिट्टी का प्रकार है हमारे पास, है ना। तो बहुत सारे खनिजों के नाम के पीछे क्ले शब्द लिखा हुआ मिल जाएगा अपने। तो क्ले वाली जितनी भी फायर क्ले है, फुलर क्ले है, ठीक है, ये सारी अधात्विक खनिजों में आएगी। इसके बाद में जितने भी हमारे पत्थर हैं, स्टोन्स हैं, उनमें भी धातु का अंश नहीं मिलेगा। संगमरमर है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, लाइमस्टोन है, ये सारी जो अपने आती है किसमें आएगी, पत्थर में। इसके बाद में देखो एस्बेस्टोस, जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, एस्बेस्टोस की। इसके बाद में जिप्सम, जो राजस्थान का सर्वप्रमुख खनिज है, जिप्सम। फिर इसके बाद में एक खनिज आता है जिसको हम अब्रक बोलते हैं, अब्रक, इंग्लिश में माइका बोलते हैं इसको। तो माइका या अब्रक जो होता है ये भी किस में आता है, अधात्विक खनिज में आता है, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे खनिज है, जैसे रॉक फॉस्फेट है एक खनिज हमारे पास, रॉक फॉस्फेट, ठीक है। एक ऐसा ही खनिज है जिसको फ्लोरसपार बोलते हैं, फ्लोरसपार। ऐसा ही खनिज है जिसको फेल्सपार बोलते हैं, फेल्सपार। बहुत सारे ऐसे खनिज है। तो इनके अलावा जो खनिज हमारे पास बच जाएंगे वो सारे के सारे खनिज किस श्रेणी में आएंगे, अधात्विक वाली श्रेणी में, ठीक है। तो ये हमारे पास एक खनिजों का क्या रहता है, वर्गीकरण रहता है, ठीक। अब हम जहां शुरू से चले थे वहां से देखिए आप एक बार, देखिए खनिजों का हमने क्या देखा, सबसे पहले दृष्टिकोण देखा। खनिज विविधता की दृष्टि से हमारे पास फर्स्ट रैंक, कितने प्रकार के खनिज हमारे पास, 81 प्रकार के खनिज। दूसरा, भंडारण की दृष्टि से हमारी रैंकिंग कौन सी, सेकंड रैंकिंग है। उत्पादन की दृष्टि से हमारी रैंकिंग कौन सी, सेकंड रैंक है। कितना उत्पादन करता है भारत का, 22% उत्पादन करते हैं। इनकम की दृष्टि से हमारी रैंक कौन सी, तीसरी रैंक। उत्पादन कितने परसेंट, 14% मूल्य जो है वो हमें राजस्थान को मिलता है। इसके बाद में खानों की संख्या की दृष्टि से हमारी रैंकिंग कौन सी, 8वीं रैंकिंग, ठीक। आगे अपने इसी क्रम में बात की थी राजस्थान में खनिजों की चट्टानें किस प्रकार की। तो चट्टानों में हमारे पास जो पहले प्रकार की चट्टानें हैं उनको हम क्या बोले, अवसादी चट्टान, ठीक है। सेकंड टाइप की जो चट्टानें वो आग्नेय चट्टानें हैं जिनसे हमें क्या प्राप्त होता है, धात्विक खनिज। और तीसरी चट्टानें हमारे पास कौन सी, विंध्यन क्रम वाली चट्टानें हैं जिनसे क्या मिलता है, ज्यादातर पत्थर का उत्पादन होता है, ठीक है। चलिए, ये वो खनिज है जिनके उत्पादन में हमने एकाधिकार की बात की। 5 खनिज है मुख्य रूप से, यहाँ लगभग एकाधिकार वाली स्थिति चांदी और जिप्सम वाले मामले में है। और बहुत सारे खनिज ऐसे में है जिनके उत्पादन में हमारी रैंक क्या है, फर्स्ट, ठीक है। एक शायद उत्पादन वाला टॉपिक बीच में हमारे छूटा है, ये वाला, ठीक है। तो 100% उत्पादन में मुख्य खनिज जो हमारे हैं वो कितने परसेंट है, 40%। अब वैसे अगर देखा तो अपने राजस्थान में 81 टाइप के खनिज मिलते हैं, अभी हमने बात की थी। और उन 81 टाइप में उत्पादन जो होता है वो केवल 57 प्रकार के खनिजों का होता है। बाकी के तो भंडारण है हमारे पास, उनका अभी हमारे राजस्थान में प्रोडक्शन नहीं होता। तो ये आर्थिक समीक्षा के डाटा होते हैं। अभी आर्थिक समीक्षा आई है तुरंत ही, 1 महीने पहले। तो आने वाले पेपर में सब में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि राजस्थान से कुल कितने प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। तो उत्पादन तो 57 प्रकार के खनिजों का, लेकिन राजस्थान में कितने प्रकार के खनिजों का भंडारण मिलता है, तो वो 81 टाइप के। और भंडारण की दृष्टि से राजस्थान को जो नाम दिया गया है वो अजायब का, ठीक है। जबकि उत्पादन की दृष्टि से अगर अपने बात करें तो 57 प्रकार के खनिज। अब राजस्थान में सबसे ज्यादा जो खनिज मिलते हैं वो वैसे अरावली में मिलते हैं। सर्वाधिक खनिज जो मिलते हैं राजस्थान में वो कहां मिलते हैं, अरावली में। इसलिए कई बार अरावली के लिए हम बोल देते हैं कि अरावली को खनिजों का स्टोर हाउस कहा जाता है, भंडार गृह बोलते हैं इसको खनिजों का। तो सर्वाधिक खनिजों वाली जो पेटी है हमारी वो कौन सी है, अरावली है, ठीक है। सर्वाधिक खनिज यहीं से मिलते हैं। दूसरे नंबर पर अगर हम खनिज देखेंगे तो वो हमें हाड़ौती के पठार से मिलते हैं। और इसके बाद में अगर अपने बात करें तो राजस्थान के मरुस्थल वाले क्षेत्र, ठीक है। तो राजस्थान में खनिजों की मुख्य रूप से 3 पेटियां हैं हमें। एक पेटी हमारी कौन सी है, अरावली पेटी के रूप में, जो सर्वाधिक उत्पादन करती है, सर्वाधिक भंडार है यहाँ पे। दूसरी पेटी हमारी कौन सी, हाड़ौती के पठार वाली है। और तीसरी पेटी कौन सी, मरुस्थल वाली है। तो सबसे कम खनिज जो मिलते हैं या न के बराबर जो खनिज मिलते हैं वो कहाँ मिलते हैं, पूर्वी मैदान में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं,
पूर्वी मैदान। ठीक है, इसके बाद में हमने ये देख लिया कि खनिजों की कैटेगरी अगर अपने देखें तो धात्विक के रूप में, धात्विक में लो धात्विक और दूसरा कौन सा है, एलो धात्विक के रूप में, और बाकी बच गए जितने भी खनिज वो सारे किसमें आते हैं, हमारे अधात्विक खनिजों की श्रेणी में आते हैं। ठीक, अब अपने 1 बाय 1 करके राजस्थान में मिलने वाले खनिजों की बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि राजस्थान के अरावली में हमें किस प्रकार के खनिज मिलते हैं, क्योंकि अभी हमने देखा कि राजस्थान में सर्वाधिक खनिज उत्पादन जो है वो कहां से होता है, अरावली से होता है। और अरावली में भी मैंने आपको बताया कि यहाँ जो खनिज निकलते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, धात्विक प्रकार के खनिज हैं। कौन से खनिज है, धात्विक प्रकार के। तो अरावली से किस प्रकार के धात्विक खनिज हमें प्राप्त होते हैं, पहले हम उसकी बात करते हैं। देखो आप, अरावली के हमने वैसे 3 हिस्से किए थे। एक हमने उत्तरी अरावली वाला भाग पढ़ा था, एक हमने मध्य अरावली का भाग पढ़ा था, और एक हमने दक्षिण अरावली वाला भाग पढ़ा था। ठीक है, यहां भी खनिजों की दृष्टि से हम इसके 3 भाग कर लेते हैं, एक उत्तरी अरावली वाला क्षेत्र, एक मध्य अरावली वाला और एक दक्षिण अरावली वाला। डिस्ट्रिक्ट वो नहीं लेने हैं जो हमने उत्तर, मध्य और दक्षिण में लिए थे। ये खनिजों की दृष्टि से इसके मैंने 3 भाग कर दिए। इस वाले भाग को हटा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 ही भाग कर लेते हैं अपने, एक उत्तरी अरावली वाली साइड में और दूसरा दक्षिण अरावली वाली साइड। उत्तर अरावली वाली साइड में हमें जो धात्विक खनिज मिलते हैं उनमें सर्वाधिक मिलने वाला जो खनिज है वो हमारा कॉपर है, तांबा है। यानी कि उत्तरी अरावली के जो जिले हैं उनमें सर्वाधिक उत्पादन किसका होता है, तांबे का होता है। यहां बीच वाली अरावली में अगर देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादन हमें लोहे का मिलता है, लो उत्पादन होता है। और दक्षिण वाली साइड में अगर अपने जाएंगे तो यहां से हमें सीसा, जस्ता और चांदी, सीसा, जस्ता और चांदी, इनका उत्पादन सबसे ज्यादा। अब ऐसा नहीं है कि कॉपर का उत्पादन केवल उत्तरी से ही होता है, लेकिन सर्वाधिक उत्पादन इसका कहां से होता है, उत्तरी वाली साइड से। ऐसे ही लोहे का उत्पादन या मध्य वाला जो क्षेत्र है, जयपुर और दौसा वाला क्षेत्र, वहां से ज्यादा होता है। और दक्षिण अरावली में मेवाड़ को हम शामिल करेंगे। ठीक है, उदयपुर है, चित्तौड़गढ़ है, राजसमंद है, भीलवाड़ा है। तो इन जिलों को काउंट करें तो यहां से ज्यादा उत्पादन होता है किसका, सीसा, जस्ता और चांदी का। ठीक है, तो ये अब अपने 1 बाय 1 करके इनकी बात करते हैं। इसके अलावा देखो एक आध खनिज और भी मैं आपको बता दूं। ये अरावली के ठीक पास वाला डिस्ट्रिक्ट हमारा नागौर, नागौर के ठीक नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट हमारा पाली, और पाली के ठीक नीचे वाला डिस्ट्रिक्ट ये सिरोही। ठीक है, इस एरिया से भी हमें एक खनिज प्राप्त होता है जो धात्विक खनिजों की श्रेणी में आता है, जिसको हम टंगस्टन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टंगस्टन। तो कॉपर में आप याद रखिए उत्तर वाला साइड, लोहे में आप याद रखिए मध्य वाली साइड, सीसा, जस्ता और चांदी में याद रखिए आप दक्षिण वाली साइड, और अरावली के ठीक पास वाली साइड में नागौर, पाली और सिरोही। इनमें अगर खनिज देखेंगे तो वो कौन सा है, टंगस्टन खनिज। तो राजस्थान से धात्विक खनिज कौन कौन से निकाले जाते हैं, तो नंबर 1 पे कॉपर, नंबर 2 पे लोहा, 3, 4 और 5 सीसा, जस्ता और चांदी। इसके बाद में कौन सा खनिज है, टंगस्टन। इसके अलावा भी अगर छोटे बड़े और खनिज देखें तो एक खनिज इसमें से बेरिलियम निकलता है। एक धातु के रूप में कौन सा खनिज उत्पादित होता है, बेरिलियम। ठीक, तो ये राजस्थान के मुख्य रूप से उत्पादित होने वाले धात्विक खनिज है। इनमें ज्यादातर उत्पादन जो है वो कहां से होता है, अरावली से होता है। ठीक है, तो अब अपने यहां से शुरू करेंगे। सबसे पहले कि राजस्थान में कॉपर का उत्पादन, तांबे का उत्पादन उत्तरी अरावली वाली साइड में कौन से जिले करते हैं। तो देखो आप, देखो कॉपर में एक नाम हमने सभ्यताओं में भी पढ़ा है राजस्थान की, जिसका नाम था गणेश्वर, और एक नाम हमने सभ्यताओं में यहां भी पढ़ा है, आहट। 2 नाम आपने प्राचीन सभ्यताओं में पढ़े। ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है किसको, गणेश्वर। जबकि सबसे ज्यादा तांबा या ताम्रवती नगरी के रूप में जानी जाती है कौन सी, आहट। इसका मतलब अरावली में तांबे के जो भंडारण मिलेंगे वो या तो हमें इस साइड में मिलेंगे और या फिर मेवाड़ वाली साइड में। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा उत्पादन जो है वर्तमान में वो यहां से होता है। तो गणेश्वर वाली सभ्यता अगर नए जिले के हिसाब से बात करें तो ये अब नए डिस्ट्रिक्ट नीम का थाना में काउंट हो। ठीक है, कौन से में, नीम का थाना। तो नीम का थाना जो डिस्ट्रिक्ट बना है हमारा, ये सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों का एक पार्ट है जो नीम का थाना में शामिल किया गया। तो पुराने टाइम में तो हम ये कहते थे कि झुंझुनू जिला जो है हमारा वो सबसे ज्यादा कॉपर का उत्पादन करता है, इसलिए इसको कॉपर सिटी के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब अगर वर्तमान में अगर अपने देखेंगे तो सबसे ज्यादा उत्पादन हम कौन सा जिला कर रहे हैं, नीम का थाना। इसलिए नई कॉपर सिटी बोल दो आप इसको, या राजस्थान का कॉपर सिटी के नाम से जो प्रसिद्ध जिला बनने वाला है वो कौन सा होगा, नीम का थाना ही होगा। झुंझुनू के अंदर जो भी क्षेत्र आते थे वो सारे अब किस में चले गए, नीम का थाना में चले गए।
अब राजस्थान इस कॉपर के उत्पादन की दृष्टि से बात करें तो भारत में सेकंड रैंक रखता है। कॉपर के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का स्थान कौन सा है? दूसरा। लेकिन अगर भंडारण की दृष्टि से बात करें तो राजस्थान अभी भी प्रथम स्थान पर है, फर्स्ट रैंक। ठीक है, कॉपर के उत्पादन में रैंकिंग हमारी अभी कौन सी है? सेकंड रैंकिंग है, लेकिन भंडारण की दृष्टि से अभी भी हम कहां हैं? फर्स्ट रैंक पे हैं। और सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? नीम का। पुराने वाले हिसाब से प्रश्न आ जाए तो फिर अपने को क्या मानना है? झुंझुनू मानना। अब वो स्थान कौन कौन से हैं यहाँ के जहां से ये खनिज निकाला जाता है? तो सबसे पहले हम इस नीम के थाने के क्षेत्र की बात करते हैं। देखो, पुराने जितने भी क्षेत्र जो झुंझुनू में आते थे, जिसमें एक बड़ा नाम आता है किसका? खेतड़ी का। खेतड़ी के पास ही ठीक एक जगह है जिसका नाम है चांदमारी। कौन सी मारी? चांदमारी। और एक नाम यहां आता है कोहलन के नाम से, कोहलन। तो ये कै, खे और चे, कोहलन, खेतड़ी और चांदमारी, ये तीनों के तीनों क्षेत्र एट ए टाइम कहां चले गए हैं? नीम का थाना क्षेत्र में चले गए। तीनों क्षेत्र जो है वो अभी इसमें। इसके बाद में एक क्षेत्र यहां पर पड़ता है जिसका नाम है सिंघाना के नाम से। कौन सा क्षेत्र है? सिंघाना। तो सिंघाना क्षेत्र भी, खेतड़ी सिंघाना, ये कॉमन नाम आता है जब भी पूछा जाता है पेपर में। तो सिंघाना जो क्षेत्र है यहां से भी कॉपर का उत्पादन होता है। अब इस सिंघाना क्षेत्र के पास एक गांव पड़ता है जिसका नाम है डाबला के नाम से। क्या नाम है? डाबला। आपने राजस्थान के किसान आंदोलन में डाबला कांड पढ़ा है, सीकर का। तो वही डाबला जो सीकर का किसान आंदोलन का भाग है, उस क्षेत्र में भी तांबा उत्पादन होता है। तो इसको एक कॉमन नाम दे देते हैं डाबला सिंघाना के नाम से। तो डाबला सिंघाना का क्षेत्र ये भी एक फेमस है। इसके बाद में अगर दूसरे डिस्ट्रिक्ट की बात करें हम, सीकर डिस्ट्रिक्ट की, तो सीकर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा कोई भंडार बचे नहीं है, क्योंकि ये वाले भंडार सारे किस में चले गए? नीम का थाना क्षेत्र में चले गए। तो सीकर में तो आप एक ही नाम याद रखिए, रघुनाथपुरा। कौन सा? रघुनाथपुरा के नाम से। और एक कई बार यहां नाम हो रहा है बन्नों की ढाणी। कौन सी ढाणी? बन्नों की ढाणी। ठीक है, ये वास्तव में तो बेनी वालों की ढाणी है, लेकिन किसी ने लिखवा दिया गांव का नाम, तो वही अब किताबों में लिखा। ठीक है, बेनी वालों की ढाणी क्या बन गई? बन्नों की ढाणी बन गई। तो ये बन्नों की ढाणी और रघुनाथपुरा, ये जो दोनों एरिया है ये किसके? सीकर के। झुंझुनू में अब कोई विशेष क्षेत्र बचा नहीं है जो अपने पेपर की दृष्टि से याद रखने योग्य हो, क्योंकि सारे क्षेत्र जो है वो किसमें आ गए? नीम का थाना में आ गए। तो आप ये वाला साइड मेन याद रखिए। अब एक डिस्ट्रिक्ट हमने यहां उत्तरी अरावली में पढ़ा था, अलवर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा? अलवर डिस्ट्रिक्ट। तो अलवर में भी एक लोकेशन है जिसका नाम है खो दरीबा। खो दरीबा। खो की चोटी तो मैंने आपको पढ़ाई थी जयपुर में, लेकिन खो के साथ अगर दरीबा शब्द जुड़ जाए तो ये लोकेशन कहां की बन जाएगी? अलवर की बन जाएगी। तो खो दरीबा एक महत्वपूर्ण कॉपर उत्पादक क्षेत्र है किसका? अलवर का। ठीक है, चलो ये तो अपने पास उत्तरी अरावली वाली साइड होगी। अब यहां अगर अपने बात करें साउथ अरावली वाली साइड में, तो साउथ अरावली वाली साइड में एक तो हमारे पास उदयपुर का क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? उदयपुर का। और एक हमारे पास उदयपुर के साथ लगने वाला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्र। तो ज्यादा उत्पादन जो है वो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ से ही होता है। तो उदयपुर का जो क्षेत्र है उसका नाम है अंजनी सलुम्बर क्षेत्र। वैसे तो क्या है, सलुम्बर अलग जिला बन गया, लेकिन ये वाला जो खान है ये बिल्कुल सलुम्बर और उदयपुर की बॉर्डर पे है, तो इसलिए इसको इकट्ठा अभी भी लिखा जाता है अंजनी सलुम्बर का क्षेत्र। तो ये भी एक यहाँ का क्षेत्र है। चित्तौड़गढ़ का जो क्षेत्र है वो है भागलवारी क्षेत्र के नाम से। भागलवारी क्षेत्र के नाम से, कई बार इसका नाम भागेलवारी भी लिखा मिल जाएगा। तो भागलवारी या भागेलवारी जो है वो किसका क्षेत्र है? चित्तौड़गढ़ का। तो दक्षिण राजस्थान वाली साइड से तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़, थोड़ी बहुत मात्रा में अगर मिलेगा तो वो राजसमंद में भी मिल जाएगा, थोड़ी मात्रा में भीलवाड़ा में भी इसके भंडार मिल जाएंगे। तो भीलवाड़ा में जिस लोकेशन से ये मिलता है उसका नाम पूर्व बनेड़ा क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? पूर्व बनेड़ा क्षेत्र। यहां क्षेत्र कौन सा है? अंजनी सलुम्बर। यहां क्षेत्र कौन सा है? भागेलवारी। ठीक है, तो ये साउथ अरावली वाली साइड में मिलेंगे और ये हमें किस साइड मिलेंगे? नॉर्थ अरावली वाली साइड। तो ये राजस्थान में कॉपर के भंडार है। अब यहां जो प्रश्न बन के आता है सीधा सीधा, वो आपको 4 खानों के नाम लिख देता है। ठीक है, और सामने इनके खनिजों के नाम लिख देते हैं और इनको सुमेलित करवाता है। जैसे बागेलवारी लिख दिया, अब इसको पहचानो कि ये कौन से खनिज की खान है। और आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है कि जो ऊट पटांग नाम होते हैं वो पेपर में ज्यादा पूछे जाते हैं। खेतड़ी का सबको पता है, अब ये कांस्टेबल के पेपर में भी नहीं पूछा जाता। ठीक है, अब जो पिछले दिनों काफी टाइम तक पूछा गया वो कोलन पूछा गया।
चांदबारी पूछा गया, ठीक है। वैसे ही इनमें से कोई आ जाएगा, अंजनी सुलुम्बर तो खैर फेमस नाम है, लेकिन ये बाघेलवारी वाला जो क्षेत्र है इसकी खान का उत्पादन अभी 2-1 साल पहले ही शुरू हुआ है, तो राजस्थान की नवीनतम खान है ये कॉपर की, इसलिए ऐसे नाम ज्यादा पूछे जाते, ठीक है। तो ये जो पहला अपने पास खनिज था इसको हमने नाम दिया किसका, कॉपर का, ठीक। एक खनिज की बात अपने और कर लेते हैं, मध्य अरावली वाली साइड में ही देखो लोहे की बात करते हैं, लौह खनिज। तो लोहे का उत्पादन जो है वो राजस्थान में बहुत कम होता है। वैसे अगर देखा जाए तो लोहे की 2 किस्में होती है हमारे पास, जो सर्वश्रेष्ठ किस्म होती है उसका नाम है मैग्नेटाइट। सबसे बढ़िया कैटेगरी का लोहा कौन सा माना जाता है, मैग्नेटाइट को माना जाता है। दूसरा जो लोहा होता है उसको हेमेटाइट बोलते हैं, हेमेटाइट, ये ठीक ठाक प्रकृति का लोहा होता है। तो राजस्थान से ज्यादा जो उत्पादन होता है वो किस लोहे का होता है, हेमेटाइट लोहे का होता है, क्योंकि मैग्नेटाइट लोहे की डिमांड बहुत अधिक होती है, इसलिए इसका उपयोग जो है वो या उत्पादन है वो भारत में भी कम होता है। तो राजस्थान में भी लोहे का उत्पादन मैग्नेटाइट प्रकार का ना होकर कैसा है, हेमेटाइट प्रकार का। अब इसके उत्पादन में पहला जो पोजीशन रखता है वो डिस्ट्रिक्ट रहता है जयपुर ग्रामीण। पहले तो सीधा जयपुर ही बोल देते थे, अब इसके नाम के साथ अपने अलग डिस्ट्रिक्ट के रूप में जयपुर ग्रामीण के। और इसी जयपुर के ठीक साउथ वाली साइड में दूसरा डिस्ट्रिक्ट हमारा दौसा। कौन सा, दौसा। तो जयपुर और दौसा ये 2 इसके सबसे बड़े उत्पादक। अब जयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर अपने बात करें तो यहां का कौन सा क्षेत्र है, देखो कभी आप जयपुर जा रहे हो तो आप रास्ते में एक टोल टैक्स आता है, उसके ठीक पास एक बोर्ड लगा है मोरिजा के नाम से, ठीक है। उस मोरिजा गांव के ठीक पास में एक खान है जिसका नाम है बानोल की खान, ठीक है। तो ये मोरिजा बानोल की खान जो राजस्थान की सबसे बड़ी लोहे की खान मानी जाती है, कौन से डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है, जयपुर ग्रामीण का। इसी प्रकार से दौसा की एक लोकेशन है नीमला के नाम से, कौन सी, नीमला। और नीमला के पास एक गांव पड़ता है रायसीला के नाम से, ठीक है। रायसीना नहीं है, ये रायसीला। तो नीमला, रायसीला। तो यहां जितने भी लोहे में नाम आएंगे वो सारे डबल नाम आएंगे इससे, मोस्टली तो एक पहचान इनसे आ जाती है इसकी। जैसे मोरिजा के साथ क्या जुड़ के आया, बानोल। नीमला के साथ क्या जुड़ के आया, रायसीला। तो नीमला, रायसीला और मोरिजा बानोल ये 2 नाम फेमस पूछे जाते हैं पेपर। तो मध्य में ये लोहा यहां ज्यादा उत्पादित होता है। अब लोहा यहां भी और यहां भी, दोनों साइड और भी मिलता है। इस साइड में जाने का मतलब झुंझुनू वाली साइड में, यहां भी लोहे के भंडार मिलेंगे। तो जिसकी हम बात कर रहे थे डाबला की, ठीक है। डाबला के साथ एक शब्द जोड़ दें, रामपुरा। रामपुरा, डाबला। तो एक तो ये एक बड़ा भंडार है, रामपुरा के साथ क्या जुड़ गया, डाबला जुड़ गया। साउथ वाली साइड में आए तो उदयपुर, और उदयपुर के साथ अगर नाम जोड़ें तो नाथरा की पाल। कौन सी पाल, नाथरा की पाल। और एक फेमस सा क्षेत्र और पूछा जाता है पेपर में, थुरहुंडेर के नाम से। कौन सा क्षेत्र है, थुरहुंडेर। तो ये एक तरीके का नाथू है, ठीक है। नाथरा की पाल और दूसरा कौन सा, थुरहुंडे। तो ये दोनों क्षेत्र जो है ये कौन से, उदयपुर। और उदयपुर के साथ लगने वाला डिस्ट्रिक्ट अगर देखें तो भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा के अंदर जो एक एरिया है जिसका नाम है तिरंगा क्षेत्र, यह भी काफी बार पेपर में पूछा जाता है कि तिरंगा क्षेत्र कौन से खनिज के लिए जाना जाता है, ठीक है। लोहे के लिए फेमस है और कौन से डिस्ट्रिक्ट का भाग है, भीलवाड़ा। उदयपुर का जो क्षेत्र है उसका नाम क्या है, थुरहुंडेर, और दूसरा कौन सा है, नाथरा की पाल। इसके बाद में मेन जो उत्पादन होता है वो इसका कहां से होता है, जयपुर और दौसा से। जयपुर के अंदर मोरिजा बानोल और दौसा के अंदर नीमला, रायसीला। और ऊपर वाली साइड में अगर झुंझुनू की बात करें तो कौन सा, डाबला, रामपुरा वाला जो लोकेशन है ये लोहे की मुख्य उत्पादक लोकेशन, ठीक। तो एक तो हमने कॉपर पढ़ा और दूसरा कौन सा पढ़ा, लोहा पढ़ा। नेक्स्ट लेक्चर में अपने आगे बात करेंगे इसके ऊपर दूसरे खनिजों के बारे में।